तो हम लोग बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और मैंने कुछ होमवर्क दिया था तुम लोगों को, याद है? सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया था अपन लोगों ने पिछले लेक्चर्स में, है ना? सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, अच्छे अच्छे डायग्राम बनाए थे अपन ने सुंदर सुंदर से। बीबीटी पढ़ रहे थे, डेल्टा बॉन्ड भी समझ लिया था, राइट? बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, बिल्कुल। अच्छा चलो, एक चीज और है तुम्हारे लिए दिखाने के लिए। पाई बॉन्ड जो मैं तुमको कह रहा था ना कि ये दो एटम्स के बीच में ऐसा ओवरलैप हो जाता है, तो इसको देखने के लिए, मतलब एग्जैक्टली वो तो नहीं, बट जैसा मैं तुमको बता रहा था, दिख रहा है ये पाई बॉन्ड में ऊपर और नीचे का ओवरलैप, राइट? हाँ, सही है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बीच का नहीं दिख रहा है, इसमें से पाई बॉन्ड का ऊपर नीचे का ओवरलैप दिख रहा है। चलो, तो बात करेंगे, ये मॉलिक्यूल भी यूज करेंगे अपन लोग कहीं ना कहीं, ठीक है? चलो, आ जाओ, करें स्टार्ट डिस्कशन अपने होमवर्क का। तो मैं सिग्मा और पाई बॉन्ड की काउंटिंग के लिए होमवर्क दिया था, और मैंने कहा था कि बेटा N2 नाइट्रोजन की बीबीटी देखना, जरा देखी क्या किसी ने? एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से दी हुई है, जहां तक मुझे याद है, कुछ साल पहले देखा था मैंने। है ना? चलो, आते हैं, चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर नाइट्रोजन का वीबीटी भी अपन लोग पढ़ेंगे। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था कि N2 का वीबीटी पढ़ो, और थोड़ा सा वीबीटी की प्रॉब्लम, CH4 मॉलिक्यूल, सिग्मा पाई वगैरह। हाँ विभा बेटा, बिल्कुल C2H4 था। चलो भाई, तो ये काउंट करना शुरू करें सिग्मा पाई बॉन्ड्स अपन, जल्दी से आंसर्स डिस्कस करें, फिर N2 की वीबीटी, और फिर आज कोशिश करेंगे कि दिक्कतें डिस्कस करके हाइब्रिडाइजेशन तक पहुंचे। ठीक है, तो CH4 बेटा, CH4 का डायग्राम अपन ने छोटी क्लासेस में यानी 9th में पढ़ा होता है कि एक कार्बन होता है, उस पर 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ऐसा पढ़ा था, ये पढ़ा था, है ना? तो इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने गिनने हैं? तो बेटा सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं इसमें? 4। पाई बॉन्ड कोई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, 0 है ना। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, मैंने बताया था। और जब दो एटम के बीच में दूसरा बॉन्ड बनेगा, मतलब डबल बॉन्ड होगा, तो उसमें एक सिग्मा एक पाई आएगा। तो यहाँ कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो नो पाई बॉन्ड, राइट? ठीक है, अगले पे आते हैं, C2H6, दिस वाज फर्स्ट। सेकंड पे आते हैं, C2H6, 2 कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, राइट? तो एक कार्बन, 2 कार्बन, और दोनों पे 3 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, और इन दोनों में एक सिंगल बॉन्ड आता है। तो इस टाइप से आपके पास C2H6 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जाता है ना। अब बता, इसमें बेटा बताओ कि सिग्मा कितने बॉन्ड हैं और पाई कितने बॉन्ड हैं? हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स? 7 सिग्मा है। 7 सिग्मा दिख रहे हैं सबको? देखो, 1 2 3 4 5 6, और ये एक और बॉन्ड बच गया, ये भी सिग्मा है, राइट? अच्छा, डबल बॉन्ड है क्या कहीं इसमें अपने पास? नहीं है, तो पाई बॉन्ड नहीं होगा कहीं भी, बिल्कुल। तो यू हैव 7 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 0 पाई बॉन्ड। चलो थर्ड पे आते हैं। थर्ड दिया था मैंने C2H4, C2H4। अब देखो, इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर में 2 हाइड्रोजन हटाने हैं, है ना? तो 2 हाइड्रोजन हटा देते हैं। अब 2 हाइड्रोजन हट गए, तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बनेगा बेटा? सिंगल बॉन्ड के डबल बॉन्ड? अगर हाइड्रोजन हट जाते हैं तो डबल बॉन्ड लाना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। तो इसका स्ट्रक्चर बनता है C, डबल बॉन्ड C, H, H, H और H। अच्छा, अब इसमें कलर अलग कर देते हैं। तो बेटा सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 और 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए। पांचों का रेड कलर से बनाया मैंने सिग्मा बॉन्ड, और एक जो है ये येलो कलर से मैं कर देता हूं पाई बॉन्ड। दिस इज योर पाई बॉन्ड। तो आपके पास सिग्मा हो गए 5 और पाई हो गया 1, इतना ही आ रहा है। गीत 6 कैसे होंगे बताओ जरा?
6 सिग्मा बॉन्ड कैसे आ रहे हैं? 1 2 3 4 और ये 5 ही तो सिग्मा है। ये जो 6th बॉन्ड है तो पाई है ना, राइट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। C2H2 दिया था आपको इसके बाद, तो और 2 हाइड्रोजन हटा दिए हमने कार्बन पे से। अब ये 2 हाइड्रोजन भी हटा देते हैं। अब ये 2 हाइड्रोजन हटा देंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आएंगे बेटा? 3 बॉन्ड आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। बिल्कुल, तो अपन फिर से बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो फोर्थ केस जो था अपने पास C2H2, ये था C 1 2 3, C सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। तो इसमें सिग्मा, एक ये बॉन्ड हो गया सिग्मा, एक इस तरफ सिग्मा, और ये एक सिग्मा, क्या ना? किन्हीं भी दो एटम के बीच में एक ही सिग्मा आएगा। अगर दो एटम के बीच में उससे ज्यादा बॉन्ड आते हैं तो फिर पाई आ जाते हैं। तो 3 तो सिग्मा हो गए। अब बाकी 2 बच रहे हैं, तो ये वाला बॉन्ड पाई होगा और एक और बॉन्ड भी पाई होगा, तो 2 पाई बॉन्ड हो गए। तो अब अपन सिग्मा पाई लिख लेते हैं भाई। सिग्मा कितने और पाई कितने? तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? रेड कलर में कितने दिख रहे हैं? 3। और पाई बॉन्ड कितने हैं? 2। जय बेटा, तुमको जो भी डाउट पूछना है तो मैसेज करके पूछ लो, है ना? या वो चीज मैं क्लास के एंड में कर दिया करूंगा, ठीक है? दैट आई विल डू एट द एंड ऑफ द क्लास, कि आखिरी के 10 मिनट में अगर कोई डाउट है तो मैं अनम्यूट कर दिया करूंगा, चिंता मत करो। ओके, फोर्थ के बाद फिफ्थ पे आते हैं। C6H6 बेंजीन तुमको दिया था मैंने। फिफ्थ इज C6H6। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, किसी को पता है? ये मैंने इसलिए दिया था कि ये पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने बेंजीन, है ना? हमारे पास है भी एक बेंजीन। साइक्लिक बनता है, 6 कार्बन होते हैं, और डबल बॉन्ड कितने होते हैं? 1 2 और 3। दिख रहे हैं क्या? 3 पर्पल। मैं भी समझाता हूँ इसको। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड, और फिर 6 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं, जरा गिनो। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स? मैं दिखा दूंगा स्ट्रक्चर, चिंता मत करो। आई विल एक्सप्लेन, आई विल डेफिनेटली शो यू द स्ट्रक्चर और प्रॉपर्ली दिखा दूंगा। एक बार अपन इसको देख लें फिर। तो भाई सिग्मा बॉन्ड को रेड कलर कर देते हैं, तो 6 तो ये हाइड्रोजन के हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना? और ये 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 12 सिग्मा बॉन्ड्स दिख रहे हैं सबको। और पाई कितने हैं? एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड और तीसरा पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड 3 और सिग्मा बॉन्ड 12, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपन आगे चल के देखेंगे कि ये जो पाई बॉन्ड्स हैं ये शिफ्ट हो सकते हैं, इसको रेजोनेंस कहते हैं। ये अपन आगे चल के देखेंगे, वी विल सी दैट, है ना? एक बार इसको बना लो। सही है, गुड गुड। बना लो, फिर मैं स्ट्रक्चर भी आपको दिखा देता हूँ कि बेंजीन दिखता कैसा है, प्लेनर होता है। बन गया सबका? ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। तो देखो बेटा, दिस इज हाउ अ बेंजीन लुक्स। इसमें जो पर्पल कलर के दिख रहे हैं वो डबल बॉन्ड्स हैं, और जो व्हाइट कलर के दिख रहे हैं वो सिंगल बॉन्ड्स हैं। अपन ने ऐसे ही बनाया है। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, है ना? ऐसे ही बनाया था अपन ने, पेपर पे देख लो जरा। बिल्कुल। तो
सारा बेटा देखो, पहला बॉन्ड जब भी बनेगा किसी भी दो एटम के बीच में हमेशा सिग्मा होगा। तो यहाँ देखो 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो इनके सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, ये जो व्हाइट बॉन्ड्स हैं सारे सिग्मा है ना, ये व्हाइट सारे जो है वो सिग्मा दिख रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद हर कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक बॉन्ड है। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई, तो ये पर्पल कलर सिर्फ पाई बॉन्ड को शो कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड वाली लाइन हमने इसमें बनाई नहीं है। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड व्हाइट कलर का भी आएगा और ये पर्पल पाई बॉन्ड है। तो मैं स्क्रीन शेयर वापस कर रहा हूं जिससे कि अपने इस बात को समझ सकें। तो लेट मी रीशेयर द स्क्रीन। जस्ट सेकंड। तो देखो बेटा, अब हमने यहां देखना, पेपर पे देखना इस चीज को। ये जो है, ये सिंगल बॉन्ड हमने यहां बना दिया, ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, ठीक। और एक सेकंड, तुम लोगों के रिप्लाईज नहीं दिख रहे हैं मेरे को, जस्ट लेट मी सी, है ना। ये सिग्मा है जिसको हमने पेपर पे यहां बनाया है। अच्छा, ये पाई बॉन्ड है, तो मतलब डबल बॉन्ड है ये पर्पल वाला। तो डबल बॉन्ड पे क्या होता है कि एक सिग्मा एक पाई होता है, डबल बॉन्ड इज ऑलवेज 1 सिग्मा 1 पाई, ठीक है। तो दिस इज 1 सिग्मा एंड 1 पाई डबल बॉन्ड। हाँ वैभव, वो अपन करेंगे एक्चुअली। जो तुम कह रहे हो ना कि इसके ऑर्बिटल्स भी बताना है, तो इसके ऑर्बिटल्स की बात अपन करेंगे। अभी जो अगली चीज अपने को पढ़नी है, CH4 के ऑर्बिटल्स की बात करेंगे अपन। फिर आते हैं आगे, ये वापस कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड आ गया, है ना। स्क्रीन पे देखो, ये सिंगल बॉन्ड आ गया। सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा ही होगा, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा। फिर वापस डबल बॉन्ड आया यहाँ पर, तो ये डबल बॉन्ड पे क्या है, एक सिग्मा है और एक पाई है। तो ये बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में जो पहला बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा होगा, सेकंड बॉन्ड बना तो वो भी पाई होगा, और थर्ड बॉन्ड बना तो वो भी पाई होगा। सिग्मा सिर्फ एक हो सकता है और पहला हमेशा सिग्मा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड बॉन्ड या थर्ड बॉन्ड दो एटम के बीच में, यानी डबल बॉन्ड में एक पाई और ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई हमेशा ही होंगे। जैसे यहाँ देखो, एक सिग्मा था और ये दोनों येलो पाए थे। तो सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, डबल बॉन्ड इज 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड इज 1 सिग्मा 2 पाई। बस इतनी सी बात है, ये अगर समझ में आता है तो काउंट हो ही जाएगा, राइट, है ना। बिल्कुल। तो एक डबल बॉन्ड आता है बेंजीन में, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल, ऐसे ऑल्टरनेट चलता है बेंजीन के अंदर। तो ये मैंने इसलिए दे दिया था क्योंकि ये आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा हुआ होता है, बाकी इसको अपन आगे डिटेल में और पढ़ेंगे, अभी ये अपने को बेंजीन पढ़ना है, वी विल स्टडी। अच्छा, मैं अगर आपको स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बात पूछूं, तो इज बेंजीन प्लेनर, क्या ये प्लेनर है? प्लेनर मतलब क्या, सारे एटम एक प्लेन में है ना। वैसे तो ये चीजें आगे पढ़ेंगे, बट अभी क्योंकि स्ट्रक्चर तुम देख ही रहे हो, तो स्ट्रक्चर देख के इन बातों का मतलब तो समझ ही सकते हो कि क्या ये प्लेनर है ना। प्लेनर है ना भाई। ये देखो, इस पूरे को एक प्लेन में ला सकते हैं ना, ये तुमको एक प्लेन में दिख रहा है, कोई भी एटम बाहर आता दिख रहा है इस प्लेन के? नहीं दिख रहा ना, सब कुछ एक ही प्लेन में है, एवरीथिंग इज इन वन प्लेन। देखो, सारे एटम एक ही प्लेन में आ गए, ऑल द एटम्स आर इन वन प्लेन। कौन प्लेनर नहीं है? ये, दिस इज नॉट प्लेनर। इसकी बात अपन करेंगे। जैसे इसमें तुम कभी भी सारे एटम को एक प्लेन में नहीं ला सकते। जैसे तुम 1 2 3 को एक प्लेन में लाए, तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तुमको क्या सारे एक ही प्लेन में दिख रहे हैं क्या एटम्स? अगर मैं इस हाथ के प्लेन में रख दूं इसको, इफ आई कीप इट लाइक दिस, तो क्या सारे एटम इन दोनों हाथों के बीच में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे ना, बाहर आ रहे हैं, तो प्लेन के बाहर जा रहे हैं ना। तो दिस इज नॉन प्लेनर, ये CH4 है, ये एक प्लेन में नहीं है, दिख रहा है, 3D स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल, बिल्कुल। तो ये अपन अभी बात करेंगे इसके बारे में। तो प्लेनर नॉन प्लेनर की बात कभी सोचना पड़े तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि क्या मैं सारे एटम्स को एक प्लेन में ले सकता हूँ? तो हाँ, इसमें ले सकते हैं सारे एटम्स को एक प्लेन में, ऑल द एटम्स कैन लाई इन वन प्लेन, ठीक है। चलो, इस टाइप की बातें इस चैप्टर में हम लोग करते रहेंगे।
इन स्ट्रक्चर्स को भी हम लोग यूज करते रहेंगे। लेट्स मूव अहेड। मैंने आपको कहा था कि भाई VBT से हम N2 भी समझाएंगे और फिर CH4 को देखेंगे कि CH4 में कैसे VBT यूज करते हैं और अगर यूज करते हैं तो क्या दिक्कत आती है ना। यहां तक लिख लिया सबने? एवरीवन नोटेड दिस डाउन? सही है, गुड गुड गुड। तो हम लोगों ने देखो बच्चों लास्ट क्लास में ऑर्बिटल्स O2 के बना लिए थे, है ना, बॉन्डिंग इन O2 समझाई थी। अब हम बॉन्डिंग इन N2 करते हैं, इसको समझते हैं, फिर CH4 की भी बॉन्डिंग इसी तरीके से समझेंगे और देखेंगे क्या उसमें कुछ दिक्कत आती है हमको। तो सेकंड केस एग्जांपल का, बॉन्डिंग इन N2। हाँ तो कोई बात नहीं आदित्य बेटा, ये स्ट्रक्चर ही तो समझने हैं, ये पूरा चैप्टर में तुमको स्ट्रक्चर ही समझाऊंगा, चिंता मत करो, सब समझ में आ जाएगा। बस तुम अच्छे से सुनते चलो तो तुमको सब चीजें क्लियरली समझ में आती चलेंगी। बॉन्डिंग इन N2 पे आते हैं बच्चों। लिखो सेकंड एग्जांपल, बॉन्डिंग इन N2 नाइट्रोजन में। अब इसको अपने को VBT से एक्सप्लेन करना है, तो हमने कहा था VBT के हिसाब से जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाफ फिल्ड सबशेल्स होते हैं, वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। तो हम VBT को धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू करेंगे। हाँ बेटा सारा सही कहा तुमने, बस अब इसको ऑर्बिटल से भी समझते हैं कि इसमें कितने सिग्मा कितने पाई हैं। गिनना तो अपने को डायरेक्ट ही आ गया, लेकिन अपन इसको VBT से भी समझाएंगे कि इतने सिग्मा और इतने पाई आने वाले हैं। तो क्या करना है, नाइट्रोजन का पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो नाइट्रोजन इज 7n14, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p में कितना आएगा बेटा जल्दी बताओ? 2p में 3, हाँ 5 नहीं, 5 तो सेकंड शेल में था, 2p3 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही दूसरी तरफ भी एक और नाइट्रोजन है 7n14 जिसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p3 लिखा अपन ने। इनके अपन ऑर्बिटल्स के बॉक्सेस बनाते हैं, तो 1s 2s और 2p। दूसरी तरफ फिर से 1s 2s और 2p। इनमें इलेक्ट्रॉन्स रखना शुरू करते हैं, तो 1s के 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से 1s के 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के भी 3 इलेक्ट्रॉन। हर नाइट्रोजन में 3 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो हाफ फिल्ड हैं, तो वो कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा? 3 बॉन्ड बनाएगा, हाफ फिल्ड है तो। बिल्कुल, तो इनको अपन नाम भी दे देते हैं। लेट्स कॉल दिस एज px py pz, px py pz। और अब मैं तुम्हें पहले कौन सिग्मा कौन पाई बनाएगा वो अपनी तरफ से बताने की जगह पहले मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं कि भाई इसमें px py pz कैसे बनेंगे, है ना। तो पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं, फिर तुम बताना। हाँ बेटा विभव वो अभी आएगा, यहाँ पे तो एक्साइट होने की जरूरत ही नहीं है किसी एटम को, तो अपन उस पर भी आएंगे। तो देखो बेटा ये नाइट्रोजन का अपन ने एक न्यूक्लियस लिया, इस पे अपने को px py pz 3 ऑर्बिटल बनाने हैं। तो अपन ने ऊपर वाले डायरेक्शन को y मान लिया। ये रुक जाओ मैं तीनों बना देता हूँ, फिर उनके नाम रख देंगे अपन। और जस्ट टू मेंटेन दी 3D स्ट्रक्चर इसको अपन ऐसे अलग कलर से शो कर देते हैं और इसको फिल कर देते हैं कि भाई ये बाहर है। तो इसमें अपन एक काम करते हैं, एक्सिस जो अपने को अज्यूम करने हैं वो कुछ इस तरीके से लेते हैं कि ऊपर वाले को x, सामने वाले को y और हॉरिजॉन्टल वाले को z। x y z इस तरीके से मान लिया अपन ने। तो इस तरीके से मानने के बाद अपने को ये समझ में आएगा कि ये जो ऊपर वाला है ये px हो गया, है ना। ये जो येलो कलर के बाद है, जो येलो कलर से है, ये py हो गया। और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये pz हो गया। यही होगा, है ना। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अभी तुम ही बताना कि तुम्हें क्या लगता है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कैसा है। अब इस पर डिपेंड करता है कि मैं इसके अगले एटम को कहाँ रखता हूँ, ठीक है। तो ये एक नाइट्रोजन का एटम लिया मैंने और दूसरा नाइट्रोजन का एटम मैं इसके बगल में रख देता हूँ।
तो अगर मैं इसके बगल में रख रहा हूं, सुनना इस बात को, अगर बगल में रखा है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है? जेड है ना। अगर अगर मान लो बगल में नहीं रखता, लेट्स से मान लो बगल में नहीं रखता, मैं नीचे रखता, तो फिर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या हो जाता? एक्स हो जाता, है ना। बिल्कुल। अब क्या है कि क्योंकि ये 2D है तो मैं इस प्लेन में ही इसको ऊपर और नीचे कर सकता हूँ। इसको अगर मैं ऊपर उठा पाता, प्लेन के ऊपर समहाउ, जैसे अब मैं इसको प्लेन के ऊपर नहीं ला सकता, बट अगर मैं इसको इसके ऊपर ला, ऊपर मतलब इसके ऊपर 3D में रखता, तो अब इधर रखता तो क्या होता? इंटरनल एक्सिस कौन सा हो जाता? वाई। ये बात समझ में आती है ना। तो अब कोई भी ले सकते हो आप, है ना। इससे कोई कंडीशन तो है नहीं कि भाई आपको इस डायरेक्शन से लेना, उस डायरेक्शन से लेना है। लेकिन हम कोई एक कन्वेंशन लेके चलते हैं, तो जनरली हम इसलिए क्या करते हैं, जेड को मान के चल लेते हैं कि भाई जेड हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो हमने उसको बगल में रख दिया, यहाँ पे बॉन्डिंग करवाएंगे। तो अब ये अपने 2 नाइट्रोजन के एटम हो गए, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो रख देते हैं, है ना। पीजेड को मैं जरा साइड कर दूं, पीजेड को दूसरी साइड लिख देते हैं अपन। तो पीजेड अपन ने दूसरी साइड लिख दिया, और इलेक्ट्रॉन इसके एक एक ऑर्बिटल में 3 और इसके भी एक एक ऑर्बिटल में 3 रख देते हैं अपन। और रखने का मतलब बेटा, एक लिखते वक्त मैं एक तरफ लिखूंगा लेकिन घूमेगा दोनों लोब में वो, मतलब जैसे अपन ने पीएक्स में एक इलेक्ट्रॉन रखा, पी वाई में एक इलेक्ट्रॉन रखा, और पी जेड में एक इलेक्ट्रॉन रखा। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ घूम रहा है ना। मैंने ऑब्वियसली लिखते वक्त मुझे एक ऐसे लिखना पड़ रहा है, बट इसका मतलब क्या है कि ये एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों लोब्स में घूम रहा है। ऐसे ही यहां पर घूम रहा होगा पीजेड, तो यहाँ दूसरी तरफ के भी इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, एक इधर, एक पीएक्स में, एक पी वाई में। ठीक है। हाँ, अब ये दोनों एटम पास पास आते हैं, व्हेन दीज एटम्स कम क्लोजर, तो भाई किस किस में सिग्मा बनने वाला है? सिग्मा किस किस में बनने वाला है? ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपका किस में सिग्मा बनने वाला है? पीजेड, पीजेड में, बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऊपर वो बनाने हैं कि किसमें सिग्मा किसमें पाई आ रहे हैं। तो बेटा ऊपर अपन ड्रॉ करेंगे पीजेड, पीजेड में सिग्मा बॉन्ड, है ना। पीजेड, पीजेड में सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं, सिग्मा आ गया। ठीक है। अच्छा, अब पाई बॉन्ड किस किस में बन रहा है? ये इसमें पीएक्स, पीएक्स में क्या बन रहा है? पाई। ठीक है। अच्छा, पीवाई, पीवाई में क्या बनेगा? पीवाई, पीवाई में क्या बनेगा? पाई बनेगा। तो ऊपर जब आप इसको लिखोगे तो ये पी वाई और पी एक्स में पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो यही कहा था हमने कि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बनता है, दूसरा और तीसरा भी जो होता है वो पाई बनता है। यही कहा था हमने ट्रिपल बॉन्ड में। हाँ या ना, जल्दी बताओ। बिल्कुल। तो हम इसको इस तरीके से शो कर देंगे कि इन दोनों में दिस इज सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, दो तरीके से शो करेंगे। एक ऊपर, चलो कलर दूसरा ले लेते हैं। तो ये ऊपर और नीचे का जो ओवरलैप है, दिस इज वन पाई बॉन्ड पीएक्स में, और जो आगे और पीछे के ऑर्बिटल है इनमें जो ओवरलैप है, लेट्स शो इट बाय दिस कलर। तो ये जो आगे का ओवरलैप है और इसके करस्पॉन्डिंग पीछे का जो ओवरलैप है, ये दूसरा पाई बॉन्ड है ना। दिस इज अगेन अ पाई बॉन्ड। बिल्कुल। अब ड्रॉ कर लो। और बस एक चीज और, इसको जब अपन ऑन पेपर बनाते हैं बच्चों, आप लोगों ने कई बार बनाया होगा, तो N2 जो मॉलिक्यूल होता था वो कैसा होता था? N सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड N, याद है? ऐसे ही होता था, देखा होगा।
तो ये हो गया ना 3 बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा पाई बॉन्ड और ये तीसरा पाई बॉन्ड, राइट? सही है ना? तो वीबीटी से हम O2 भी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, N2 भी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, ये समझा पा रहे हैं। तो O2 N2 तो बढ़िया एक्सप्लेन किया, तो इसको बना लो। इनको हमने ने एक्सप्लेन किया। अब देखते हैं कि कुछ बातें इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर हम CH4 पर अप्लाई करके देखेंगे कि भाई CH4 का क्या सीन है। बना लो आराम से, मैं वेट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है सुजल, तो वो दिक्कत है, उसके सिवा और भी दिक्कतें हैं, तो उनकी भी बातें करेंगे अपन कि और क्या दिक्कतें हैं। We'll talk about that also. Y एक्सिस में पाई बॉन्ड कैसे बना, तुम्हें समझ में नहीं आया निखिल बेटा? तो पाई बॉन्ड को थोड़ा रिवाइज करो यार, सिखाया था पाई बॉन्ड तो मैंने बहुत कुछ, कि पाई बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है। भाई जब साइडवेज ओवरलैप होगा तो पाई बनेगा ना, पी वाई का ओवरलैप किया था अपन ने। हाँ ऑब्वियसली एक पाई में दो कनेक्शन बनते हैं, मैंने अभी आपको पाई बॉन्ड दिखाया था, उसमें दो कनेक्शन बनते हैं बेटा, एक पाई बॉन्ड में दो कनेक्शन बनेंगे, बिल्कुल। there will be two connections in one pi bond. हाँ भाई, बन गया क्या? हम्म, करते करते भी तुम लोगों के लिए कुछ काम कर रहा था। सही है, चलो इतना हो गया। ठीक है, तो एक नोट लिखते हैं, और फिर नोट के लिए मैंने कुछ समझाता हूँ उसको। एक बार नोट लिखो, राइट डाउन नोट। नोट नंबर 1, फ्री बॉन्ड रोटेशन free bond rotation does not take place in a pi bond. Number 1, free bond rotation does not take place in a pi bond. इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ थोड़ी देर में। आदित्य तू क्या कह रहा है अभी, थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आया तू क्या कह रहा है। ठीक है, पहला ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखो, इन बातों को मैं समझाता हूँ कि क्या मतलब है इन बातों का। Second point is free rotation can take place along a sigma bond. Free rotation can take place along
sigma bond. Third point, sigma bond can exist independently or alone. Sigma bond can exist independently or alone, comma, but a pi bond exists along with a sigma bond. But a pi bond exists always along with a sigma bond. Fourth point, sigma bond is directional in nature. बिल्कुल, थर्ड पॉइंट इसलिए क्योंकि पहले सिग्मा बनेगा, बिना सिग्मा के पाई बन ही नहीं पाता है, तो सिग्मा होगा तो ही पाई बन पाता है, इसलिए हमने थर्ड पॉइंट लिखा है. Fourth point, sigma bond is directional in nature. And fifth point, sigma bond is stronger than pi bond. Sigma bond is stronger than pi bond because of increased electron density between the two nucleus. तो सिग्मा बॉन्ड में दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू पाई, क्योंकि पाई में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के बीच में नहीं बढ़ती है, ऊपर और नीचे बढ़ती है. लिख लिया? अमन क्या कह रहा है, जहां एक ही बॉन्ड बन रहा है वहां इन पर डिपेंड करेगा कौन सा. बेटा जहां एक ही बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा होगा हमेशा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. मैं सब समझाता हूँ, डायरेक्शनल नेचर का मतलब क्या है बिल्कुल समझाता हूँ, आपको चिंता मत कर. लिखा है यहाँ तक सब लोगों ने? पहले बता दो, मैं समझा रहा हूँ एक पॉइंट. ठीक है, हमने कहा कि भाई सिग्मा बॉन्ड में फ्री बॉन्ड रोटेशन होता है. तो लेट्स से इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर है जहां ब्लैक वाले कार्बन है और बाकी हमने पास दूसरे कलर यूज कर लिए, बट इनको हाइड्रोजन मान लेते हैं ना. C2H6 कुछ इस टाइप का था, दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड. देखो मैं दिखा देता हूँ आपको. C2H6 ऐसा था, दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और तीन हाइड्रोजन जुड़े थे एक कार्बन से, और तीन हाइड्रोजन एक कार्बन से, ऐसा था, राइट? ये दिख रहा है, ब्लैक वाला कार्बन और बाकी साइड वाले हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तीन हाइड्रोजन एक कार्बन पर, तीन हाइड्रोजन एक कार्बन. हमने कहा कि सिग्मा बॉन्ड पे फ्री बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है. मतलब क्या है कि ये कार्बन और ये कार्बन सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हैं, ये नॉन प्लेनर ऑब्वियसली, तो एक प्लेन में सारे एटम आ ही नहीं सकते ना. देखो एक प्लेन में सारे एटम आ ही नहीं पाएंगे कभी भी. खैर, हम ये कह रहे थे कि फ्री बॉन्ड रोटेशन का मतलब क्या है. अगर ये सिग्मा बॉन्ड है तो इसके एटम और इसके एटम को एक लाइन में होना जरूरी नहीं है ना. ये बिना, मतलब इसको हम, इस कार्बन को, ये जो कार्बन है हमारा, इसको हम रोटेट कर सकते हैं बिना बॉन्ड तोड़े, है ना भाई. बॉन्ड बना हुआ है बट ये आपस में से रोटेट हो सकते हैं. दिख रहा है? दिस इज पॉसिबल विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड, कि सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है और ये रोटेट हो रहे हैं. दीज कैन रोटेट, फ्री बॉन्ड रोटेशन इज पॉसिबल. मतलब बॉन्ड से जुड़े हुए जो एटम्स हैं वो आपस में रिलेटिवली रोटेट हो सकते हैं. अब यही बात जब अपन सिग्मा के बाद पाई पे आते हैं, पाई बॉन्ड कहां गया अपना, ये रहा.
इस पे आते हैं ना। अब इसको नहीं घुमा सकते अपन, क्योंकि अभी ऊपर और नीचे दो तरफ से जुड़ा हुआ है। तो ये पाई बॉन्ड है, सिग्मा भी होगा बीच में, सिग्मा अपन ने यहाँ पे शो नहीं किया है, व्हाइट लाइन एक सिग्मा की आएगी बीच में, और ऊपर नीचे पाई के दो ओवरलैप होंगे। तो ये रोटेट नहीं हो सकता, है ना। रोटेशन का स्ट्रेंथ से लेना देना नहीं है बेटा, रोटेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको रोटेट करने के लिए क्या होगा कि इसको रोटेट करने के लिए तुमको बॉन्ड हटाना पड़ेगा, इसको तोड़ोगे तभी रोटेट हो पाएगा। क्योंकि सिंगल बॉन्ड में तो रोटेट हो सकता है, देखो सिंगल में कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल होता है तो रोटेट हो जाता है ना। लेकिन अगर तुमने दो जगह से अटका दिया, एक जगह और एक और जगह अटका दिया, दो जगह से अटका दिया, तो अब बिना बॉन्ड तोड़े तो रोटेट ही नहीं कर सकते ना तुम, फिक्स्ड है। तो बेटा रोटेशन का स्ट्रेंथ से लेना देना नहीं है ना। बिल्कुल, दिस इज C2H4, बिल्कुल ये C2H4 है बेटा, ये अपन ने ये बनाया था, देखो C2H4 का स्ट्रक्चर ये है, दो कार्बन और दो हाइड्रोजन, दिस इज C2H4। इसको भी अपन बनाएंगे ऑन पेपर बाद में डिटेल में, चिंता मत करो। इसका डायग्राम बढ़िया से एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, ऑर्बिटल डायग्राम। तो फ्री बॉन्ड रोटेशन का मतलब ये है। डायरेक्शनल का मतलब क्या है? हाँ ये प्लेनर है, बिल्कुल दिस इज प्लेनर, ये एक ही प्लेन में आ जाता है, देखो सारे एटम एक ही प्लेन में आ गए, सिंगल प्लेन में सारे एटम ऐसे, है ना। तो ये प्लेनर है। अच्छा और क्या कहा था हमने, क्या कह रहा था मैं तुमको, किस बात पे थे हम? हाँ डायरेक्शनल कैरेक्टर की बात कर रहे थे। तो डायरेक्शनल कैरेक्टर का मतलब क्या है कि देखो बेटा, मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड बनाने का स्कोप नहीं, चलो ठीक है। सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्शनल नेचर का मतलब क्या है कि जैसे ये स्ट्रक्चर जब अपन आगे चल के पढ़ेंगे तो इनके बीच में कुछ एंगल्स फिक्स्ड हैं, है ना। जैसे ये आपका C2H6 का स्ट्रक्चर है, दिख रहा है। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड बन गया है, ये जो सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ये कार्बन और कार्बन के बीच में डायरेक्शन डिसाइड कर लेता है कि भाई ये कार्बन और कार्बन का ये डायरेक्शन है। अब पाई बॉन्ड इसी डायरेक्शन में बनेगा, है ना। जब हमने ये बॉन्ड बनाया था, देखो सिग्मा बॉन्ड पहले बन गया, तो जिस डायरेक्शन में सिग्मा बॉन्ड बना है, अब पाई बॉन्ड भी उसी डायरेक्शन में ही बनेगा अगर उन एटम्स के बीच में बनता है तो। तो सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्शनल कैरेक्टर मतलब ये डिसाइड करेगा जहां भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसी के अलोंग पाई बॉन्ड भी बनेगा। जैसे चलो मैं तुम्हें इसी में दिखा देता हूँ, विजुअलाइज करा देता हूँ। देखो ये दिख रहा है तुमको, इसमें से मैं सिग्मा बॉन्ड हटा के, जैसे C2H6 है, इसमें से मैं ये दो हाइड्रोजन हटा देता हूँ, है ना। और मेरे को इसको पाई बॉन्ड बनाना है, तो डबल बॉन्ड बनाना है सिंगल की जगह। तो सिंगल बॉन्ड यहाँ था, अब इसको पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करूंगा मैं अगर, इफ आई विल कन्वर्ट दिस इनटू अ पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड भी इसी डायरेक्शन में बनेगा ना, जिस डायरेक्शन में सिग्मा था। ये देखो, तो जहां सिग्मा ऑलरेडी था उसी में मुझे पाई बनाना पड़ा, तो पाई यहीं बना, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। अब ये C2H4 हो गया, है ना, दो हाइड्रोजन हट गए अपने, C2H4 हो गया, ये प्लेनर हो गया। अब प्लेनर दिख रहा है ना, और वापस से पाई बॉन्ड तोड़ दें, और होता भी है, तुम्हें याद है C2H2 में तुम, C2H4 में तुम दो हाइड्रोजन जोड़ देते थे ऐसे लाके, हाइड्रोजनेशन कराते थे तुम, पढ़ा होगा तुमने ना, तो C2H6 बन जाता था, तो C2H6 बन गया। अब ये नॉन प्लेनर हो गया, है ना, एडिशन रिएक्शन हो गई, सही है। तो और सिग्मा क्यों स्ट्रॉन्गर है ये भी बता देता हूँ, देखो जो हमने बात कही, देखो बेटा ये सिग्मा बॉन्ड है अपना, इसमें जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है न्यूक्लियस के बीच में दिख रहा है, बिल्कुल बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना। बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में एग्जिस्ट करता है। अच्छा इसी को अगर पाई बॉन्ड से कंपेयर करें, कहेंगे भाई पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है, तो इसमें सिग्मा नहीं बताया अपन ने, इसमें पाई दिखाया। बेटा इसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है या ऊपर और नीचे बढ़ रही है, कहाँ बढ़ रही है? ऊपर नीचे।
है ना। तो अब देखो रोटेशन वाली बात क्यों नहीं अप्लाई होती, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड तो बीच में है ही है, जो हमने दिखाया नहीं है। देयर विल बी अ पाई बॉन्ड इन बिटवीन, जो इसको बनाता है उसके ऊपर ये, सॉरी सिग्मा बॉन्ड इन बिटवीन, उसके ऊपर पाई बॉन्ड बनता है। तो पाई बॉन्ड में क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर नीचे बनती है तो इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, और पाई बॉन्ड कभी भी अकेला नहीं बनेगा। तो इसकी रोटेशन की बात करोगे तो उसमें सिग्मा बॉन्ड तो है, सिग्मा के बाद पाई बना है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में बढ़ रही है, ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में डेंसिटी बढ़ाता है, ये ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसमें डेंसिटी ऊपर और नीचे होती है, इसलिए ये वीकर होता है। अच्छा, ये विजुअलाइजेशन से अपने को इमेजिन तो क्लियर हो रहा है, लेकिन भूलना मत कि ये इतने पतले पतले नहीं होते हैं, है ना। हमने ये विजुअलाइजेशन से भूलना मत, हमने बनाए थे पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। देखो मैं तुम्हें वापस एक बार दिखा देता हूँ। इस टाइप से बनाए थे पाई बॉन्ड, याद है, ये रहा, दिख रहा है, दो का रेड डॉट की जगह ब्लैक डॉट्स हैं, और ये ऊपर स्टोमेटा और नीचे स्टोमेटा। तो ये इतने थिक इनको ले नहीं सकते हैं, इसलिए इनको थिन ले रखा है, बट दिस इज हाउ दे लुक, राइट। और सिग्मा भी याद दिला देता हूँ, सिग्मा भी हमने बनाया था, ये देखो सिग्मा बॉन्ड पी में इस टाइप से था। तो ये पतला दिख रहा है, बट वो एग्जैक्टली ऐसा पतला नहीं होता है ना, देयर इज अ ओवरलैप लाइक दिस। ठीक, आगे बढ़े। अब थोड़ी दिक्कतें भी आएंगी, सब कुछ इससे एक्सप्लेन हो जाता तो फिर बात ही खत्म हो जाती, और सब कुछ इससे एक्सप्लेन होगा नहीं। आदित्य बेटा N2 में 2 सिग्मा 1 पाई कैसे होगा, कितनी बार एक ही बात बुलवाएगा मुझे, कि किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी जितने भी बनेंगे पाई बनेंगे, पहला सिग्मा और 2 पाई, है ना। बिल्कुल ठीक, क्लियर है सबको यहां तक। आगे बढ़े, CH4 में क्या दिक्कत आती है देखें। चलो तो CH4 की दिक्कत देखते हैं भाई, कि क्या दिक्कत आती है CH4 में। तो थर्ड एग्जाम्पल अपन लेके चलते हैं, ये नोट हो गया अपने, एग्जाम्पल 2 था, एग्जाम्पल 3, बॉन्डिंग इन CH4। किसी भी दो एटम के बीच में 4 बॉन्ड नॉर्मली नहीं मिलेंगे बेटा आपको, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कुछ जगह मिल जाएंगे, बट नॉर्मली दे डोंट एग्जिस्ट। तो मैक्स टू मैक्स आपकी केमिकल बॉन्डिंग में जहां तक बात चल रही है, दो एटम के बीच में 3 बॉन्ड से ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको, है ना। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ 4 बॉन्ड बन सकते हैं, जहाँ डेल्टा बॉन्ड बनेगा फिर चौथा बॉन्ड बनेगा, तो वो यहाँ नहीं आएगा, उसकी चिंता मत करो। CH4 की बात कर रहे थे, तो VBT की बात में बच्चों याद करना, हमने कहा था VBT, बेसिक VBT जो है वो ये कहती थी कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। तो हम कोशिश करते हैं उसकी मदद से CH4 समझाने का। तो 6C12 का कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो 1s2 2s2 और 2p2 आता है। इसके बॉक्सेस अगर बनाए तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन जो होते हैं वो होते हैं 1s1, सारे हाइड्रोजन, तो उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन कितने जोड़ने हैं, 4 अपने को, है ना। और यहाँ खाली ऑर्बिटल कितने हैं, 2। तो बेटा VBT के हिसाब से कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, अकॉर्डिंग टू VBT कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 2, क्योंकि VBT कह रही थी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जाओगे वही बॉन्ड बनाएंगे। और हमें बॉन्ड कितने बनाने हैं, CH4 अभी बनाया था आपने कि सर C और 4H है, तो कितने बॉन्ड बनाने हैं हमको, 4। तो पहली दिक्कत तो यही आ गई, है ना। हाँ, तो अगर आपने एनसीईआरटी थोड़ी पढ़ी होगी तो उसमें समझाया है कि इसको एक्सप्लेन कैसे करता है VBT। VBT कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन गेट एक्साइटेड टू फॉर्म अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं अपन, तो उसको अपन C स्टार से दिखा देते हैं। क्या किया अपन ने एक्साइटेड स्टेट में, एक इलेक्ट्रॉन उठा के आगे पहुंचा दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करवा के आगे पहुंचा दिया
तो एक इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो इसमें 1s में 2, 2s में 1 और 2p में 3 हो जाएंगे, 2p 3, 1 2 और 3। तो अभी अपना पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब 4 अनपेड ऑर्बिटल हो गए या नहीं बेटा? सब लोग देख लो, है ना? तो हमने वीबीटी में एक एडिशन कर दिया कि भाई अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, कमी पड़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैन गेट एक्साइटेड टू फॉर्म बॉन्ड्स। बिल्कुल, तो ये एक चेंज कर दिया, इससे हमको CH4 में बॉन्ड बनाना तो आ जाएगा। तो इस पे हाइड्रोजन कितने जोड़ने हैं? 4, तो 4 हाइड्रोजन भी जोड़ लेते हैं। तो एक हाइड्रोजन इससे, दूसरा हाइड्रोजन इससे, तीसरा और चौथा, ये 4 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ जाएंगे। तो 2s से एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है और 2p से 3 हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो C में 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे CH4 के लिए, राइट? हर हाइड्रोजन में अगर बॉक्स बनाओगे तुम हर हाइड्रोजन का, तो एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इनमें है, तो ओवरलैप कर लेंगे। सब में 1s1 है हाइड्रोजन में, 1s1 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 और 1s1, है ना? बिल्कुल विभव। अब इसके बाद भी कुछ दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत आएगी वो भी देखते हैं। लोगों, अब जो वीबीटी ने चेंज किया कि भाई इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के आप बॉन्डिंग बना सकते हो, वो कर लेते हैं और बॉन्ड बना के देखते हैं कि भाई कैसे बन रहे हैं। तो कार्बन का न्यूक्लियस सेंटर में रखा है और कौन कौन से ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं? 2s और 2p। तो बना लेते हैं 2s और 2p। तो 2s को अपन व्हाइट कलर से ड्रॉ कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं सेंटर में लाने के लिए। हाँ, तो ये 2s हो गया। अब 2p बनाना है, तो 2p भी अपन येलो कलर से बना लेते हैं। तो 2px, 2py और 2pz को फिर किसी और कलर से बना लेते हैं। तो दिस इज 2pz, ठीक है? ऐसे होगा ना, ये आपका px, ये py और ये pz। अब अपन को 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, तो लेट्स पुट इन इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन भी जोड़ लेते हैं। तो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, एक s में इलेक्ट्रॉन, एक px में इलेक्ट्रॉन, एक py में इलेक्ट्रॉन। तो py को ऊपर पहुंचा लेते हैं, लेकिन रुक जाओ, py ऊपर लिख देते हैं, और एक pz में इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो एक हाइड्रोजन इससे जोड़ दिया, किससे? px से। एक हाइड्रोजन py से जोड़ देते हैं, so you have one hydrogen joining with py। एक हाइड्रोजन pz से जोड़ देते हैं और एक हाइड्रोजन ये s से जोड़ देते हैं। तो ये 4 जुड़ गए। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है वो भी देख लेते हैं। देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस एज वेल। क्या दिक्कत है? इतना बना लो, फिर मैं समझाता हूँ तुमको कि क्या दिक्कत आ रही है ना? ड्रॉ दिस, फिर मैं बताता हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है इसमें। लो, ड्रॉ कर लो।
करा ड्रॉ सबने? नहीं, कर लो कर लो, आराम से कर लो। हाँ भाई, कर लिया ड्रॉ सबने? अरे भी नहीं किया, बचा है, जल्दी करो। सी के ऊपर स्टार क्यों है? दिस शोज एक्साइटेड स्टेट, है ना? दिस शोज एक्साइटेड स्टेट। तो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट है ना, ग्राउंड स्टेट नहीं, इसलिए उस पे स्टार लगा दिया है ना। अब देखो यहाँ क्या दिक्कत आती है, ये जो हमने इस तरीके से जब CH4 को एक्सप्लेन किया, एक्सेप्शनल नहीं है ये, दिस इज नॉट एक्सेप्शनल। इस तरीके से CH4 को एक्सप्लेन करने में क्या प्रॉब्लम है बेटा, कि अब जो बॉन्ड बने इनमें एक तो एंगल कितना बन रहा है, ये p ऑर्बिटल आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, याद है? दीज आर एट 90 डिग्रीज, है ना? तो ये CH, ये CH और ये CH आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे, कुछ ऐसा होगा भाई। एक p ऑर्बिटल x में, एक y में और एक z में। तो px py pz अगर ऐसा है तो ये 90, ये 90 और ये 90 एंगल आ रहा है, और ये पी 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 के साथ ओवरलैप, और ये जो हाइड्रोजन है ये कहीं इधर कहीं हो जाएगा, और ये छोटा होगा क्योंकि एस और एस में ओवरलैप हो रहा है, दिख रहा है? अगर तुम डायग्राम देखो तो ये बॉन्ड लंबा है, ये बॉन्ड भी लंबा है और ये बॉन्ड भी लंबा है, लेकिन ये बॉन्ड तो छोटा है ना, क्योंकि एस एस ओवरलैप हो रहा है। तो तीन बॉन्ड लंबे हो गए और 90 डिग्री पे हो गए, और एक बॉन्ड छोटा हो गया। तो VBT के हिसाब से ऐसा दिख रहा है 90 90 90 पे, और रियलिटी में हमें पता है कि ऐसा होता है, जो एक्सपेरिमेंट से निकाला वो तो ऐसा आया था। तो VBT का 90 डिग्री और इसमें 107.5 डिग्रीज आएगा, हम लोग देखेंगे 107 डिग्रीज 28 मिनट्स। तो एक्चुअल CH4 ऐसा होता है। तो VBT से ये कैसे समझा है, ये नहीं समझा पा रहे ना हम कि ये टेट्राहेड्रल बनना चाहिए, ये VBT नहीं समझा पा रही कि दिस इज टेट्राहेड्रल। तो अब ये एक दिक्कत हो रही, और इस दिक्कत को समझाने के लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन वर्ड की जरूरत पड़ेगी, कि VBT ने O2 अच्छे समझा दिया, N2 अच्छे समझा दिया, फोर्थ हाइड्रोजन यहां है, कहीं भी लगा दो इसको, ऐसे लगा दिया मैंने, ठीक है? तो ये फोर्थ हाइड्रोजन का बॉन्ड भी छोटा है, बाकी तीन हाइड्रोजन के बॉन्ड भी लंबे हैं, और इन तीनों का तो एंगल 90, इसका तो एंगल भी फिक्स नहीं है ना? तो अब इसको समझाने के लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। दिस विल बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंटली क्या आया, एक्सपेरिमेंटली ये आया, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब हमको अपनी थ्योरी से इसको समझाना है कि थ्योरी के हिसाब से ये कैसे बना, तो इसको हम हाइब्रिडाइजेशन से समझा पाएंगे। दिस विल बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन। तो VBT में हाइब्रिडाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया था टू एक्सप्लेन सच स्ट्रक्चर्स, एंड वंस वी अंडरस्टैंड हाइब्रिडाइजेशन तो हम CH4 के स्ट्रक्चर को बड़े आराम से समझा पाएंगे कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है? ये हम समझाएंगे, ये सब समझेंगे अपन अभी। आज ही कोशिश करते हैं इसको समझने की, बेसिक थोड़ी सी थ्योरी तो इसके ऊपर। यहां तक लिखा सबने? प्रॉब्लम समझ में आएगी? अभी तो सिर्फ प्रॉब्लम बताइए मैंने, है ना, कि ये प्रॉब्लम है भाई, कि सिर्फ VBT से समझाना चाहें तो हम सिर्फ VBT से नहीं समझा पा रहे हैं, इसलिए हमको कुछ और एडिशन करना पड़ रहा है। तो पहली दिक्कत आई थी कि दो अनपेयर्ड थे, तो एक एडिशन आया एक्साइटेड स्टेट।
दूसरा एडिशन जो है वो दिक्कत आ रही है, बॉन्ड एंगल नहीं समझा पा रहे, वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन बॉन्ड एंगल्स। तो उसको समझाने के लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, और बहुत लॉजिकल सी चीज है। अभी थोड़ी देर में अपन जब उस पर आएंगे तो तुम्हें समझ में आएगा, हाँ यार ये मतलब होना तो ऐसे ही चाहिए था, तो वो अपन समझते हैं। तो यहां तक लिख लिया सबने? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन से ही समझा पाएंगे, इसलिए हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल यहाँ डिस्कस ही नहीं किया। हमने सिर्फ दो मॉलिक्यूल डिस्कस की, O2 और N2। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो अब इसके नीचे लिख लो, इसके नीचे ये जो स्ट्रक्चर बनाया आपने इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, और इसके पैरेलल में एक्चुअल CH4 मॉलिक्यूल कंपेयर करते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं। तो ये वीबीटी का ड्रॉबैक नहीं कह सकते हो, ड्रॉबैक हो गया वीबीटी का, बट हम ये कह रहे हैं कि वीबीटी में कुछ एडिशंस करने पड़ेंगे, है ना। एक सेकंड रुकना। तो इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, पहला पॉइंट, नॉट ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल इन लेंथ, नॉट ऑल bonds are of equal length, जबकि यहां पे हम लिखेंगे एक्चुअल मॉलिक्यूल में all bonds are of equal length। सेकेंड, यहां पे bond angles are close to 90 डिग्री। एक्चुअल में क्या था? एक्चुअल में था बॉन्ड एंगल्स वर 107 डिग्री 28 मिनट्स। थर्ड पॉइंट, all bonds are not of equal strength, और यहां आएगा कि all bonds were of equal strength। तो ये वेरिएशंस थे। तो ये जो बातें वीबीटी नहीं समझा पा रहा है, जो यहां पर ऐसी हैं, इन सब बातों को हम समझाएंगे हाइब्रिडाइजेशन से। इससे हम इसको समझाएंगे बेटा। पी और एस का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू एस एस बॉन्ड। तो वो भी मैं तुमको एक क्वेश्चन के थ्रू या मैं एक नोट में लिखवा दूंगा। अभी एक काम करो, यहां तक लिख लो, स्ट्रेंथ के बारे में भी मैं लिखवा दूंगा। यहां तक लिखा सबने? 107 डिग्रीज 28 मिनट्स, ये बॉन्ड एंगल है बेटा, है ना। ये भाई अपन CH4 के मॉलिक्यूल पे आएंगे तो समझेंगे कि तुम बॉन्ड एंगल नापोगे ना इसमें दो एटम्स के बीच का, इसको कहते हैं बॉन्ड एंगल। इन दोनों के बीच का एंगल, इसकी वैल्यू निकालोगे तो 107 डिग्री 28 मिनट्स आएगी, ये जो एंगल है, इस एंगल की वैल्यू। तो देखेंगे, अभी इसको समझाएंगे कैसे आता है, वील एक्सप्लेन दिस, है ना। तो अब इसको समझाने के लिए नेक्स्ट लाइन में क्या किया लिखो, राइट डाउन इन नेक्स्ट लाइन, टू एक्सप्लेन द अबव ऑब्जर्वेशंस, टू एक्सप्लेन the above observations comma
द थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस, मिनट्स कैसे होगा यार, ये तो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ होगा ना, डिग्रीज ऑफ मिनट्स। नहीं पढ़ा? अच्छा, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट चलो मैं बता दूंगा, एक सेकंड ये लिख लो, मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा, 1 मिनट लगेगा, रुक जाओ। तो एक्सप्लेन दी अबव ऑब्जर्वेशंस कॉमा द थियरी ऑफ hybridization was introduced comma और डबल इन्वर्टेड कॉमास में, hybridization can be defined as the mixing of pure atomic orbitals hybridization can be defined as the mixing of pure atomic orbitals of comparable energy to form new hybrid orbitals, full stop। नेक्स्ट लाइन में इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, नेक्स्ट लाइन में इन हाइब्रिडाइजेशन कॉमा fulfilled comma half filled और vacant orbitals में participate, और vacant orbitals में participate। यहां तक लिखो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूं कि मिनट्स कैसे मेजर होते हैं। वेकेंट मतलब खाली, जो खाली है। तो अभी तक वीबीटी क्या होता है, सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ने एक्साइटेशन वाले काम को भी हटा दिया। उसने क्या कहा, आपको तो जरूरत पड़ रही है तो आप फुल फील्ड, हाफ फील्ड और एम्प्टी सारे यूज कर सकते हो, जितनी भी जरूरत पड़े। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग देखेंगे, इसको अपन बताएंगे। अब वो मिनट वाला बात बता देता हूं। तो भाई बहुत लॉजिकल सी बात है, घड़ी तो देखी होगी ना तुम लोगों ने, वॉच। है ना? तो बिल्कुल सही बात है हिमांशी, 1 डिग्री 60 मिनट्स। तो बेटा देखो, ये 12 होता है और यहाँ पे कहीं 1 आता है, राइट? तो 12 से 1 के बीच में कितने डिग्री होते हैं, कोई बता सकता है? हाउ मेनी डिग्रीज? 30 डिग्री आएंगे बेटा, ये दिस विल बी 30 डिग्री। कैसे आएंगे? ये पूरा जो होता है 360 होता है, उसको आपने कितने हिस्सों में बांट दिया? 12 में, है ना? 1 2 3 इस टाइप से, राइट? बिल्कुल। तो हाँ, अब ये तो डिग्री हुए, लेकिन अच्छा, ये इसमें मान लो आपने 30 वो कर दिए डिमार्केशंस, तो 12 के बगल में 1 डिग्री, 12 और 1 डिग्री में कुछ गैप होगा, है ना भाई? 12 से 1 में 30 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ 12 होगा, और 1 डिग्री मान लो, मैं थोड़ा एक्सपैंड करके बना देता हूँ ना इसको, ये 12 था
और ये यहाँ पे मान लो 1 डिग्री था, ये थीटा जो था ये 1 डिग्री था, तो मैं इसको एक्सपांड कर देता हूँ। तो अगर ये मान लो 1 डिग्री यहाँ आ रहा है, ये 0 डिग्री था और ये 1 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच में तो कुछ गैप होगा ना, ये कुछ थीटा है, दिस इज 1 डिग्रीज। तो 1 डिग्री के अगर 60 डिविजन्स कर दिए जाएं तो ये जो होगा ये हो जाएगा 1 मिनट। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि सेकंड का कांटा जब 60 डिग्रीज घूमता है, सॉरी, सेकंड का कांटा जब 60 सेकंड घूमता है तो 1 मिनट होता है। और है ना, तो इसका मतलब यहां से 1 डिग्री आगे बढ़ने के लिए, यहां से 1 डिग्री तक जाने के लिए अगर 60 डिमार्केशंस कर दिए जाएं तो ये हो जाएंगे 60 मिनट्स। सो बेसिकली 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, और फिर मिनट्स की भी डिमार्केशन होते हैं तो सेकंड्स आ जाते हैं। कि अब अगर इसमें भी कर दें कि भाई ये डिमार्क, इनको भी फिर से एक्सपैंड कर दें कि 0 डिग्री था और ये 1 मिनट था, इसके भी 60 डिमार्केशन कर दोगे तो फिर ये 1 सेकंड आ जाएगा। तो एंगल्स को डिग्री, डिग्री से मिनट और मिनट से सेकंड, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और हर सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इसी तरीके से 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एंगल्स की यूनिट होती है। तो जब हम ये कह रहे हैं 107 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स, इसका मतलब क्या हो गया कि 107 तो पूरी डिग्री हो गई, 1 से 107 तो पूरी हो गई, और यहाँ 108 थी, तो 108 से छोटा 107 से बड़ा, तो इसके 60 डिमार्केशन में 28 डिमार्केशन ले लिए, तो ये आ गया 107 डिग्रीज 28 मिनट्स। अप्रोक्सीमेटली 107.5 डिग्रीज है ये, क्योंकि 60 मिनट्स से 30 मिनट्स हाफ होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 107.5 डिग्रीज हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? अक्षरा समझ में नहीं आया बेटा? आप लोगों के पास वो होता है कम, वो क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हो आप इंग्लिश में, क्या कहते हैं इसको? तो कंपास कहते हैं, प्रोटेक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोटेक्टर, हाँ। तो इसमें ये 90 डिग्री था, याद है? तो यहाँ छोटे छोटे डिमार्केशन थे, तो जो मिनिमम डिमार्केशन होता था ये 1 डिग्री होता था। तो अब अगर आपके पास कोई मैग्नीफाइंग ग्लास हो कि भाई ये आपके पास 90 डिग्री है और ये 89 है ना, 89 डिग्री और ये 90 डिग्री, इसको कोई एक्सपैंड करा दे कि भाई ये 89 डिग्री था और ये 90 डिग्री था, और एंगल यहाँ का नापना है आपको, आपको इतना एंगल आ रहा है, तो अब इसको कैसे लिखोगे? 89 लिखोगे कि 90 लिखोगे? एक सेकंड, स्क्रीन शेयर में दिक्कत हो गई। तो मैं ये कह रहा था कि ये आपके पास था, ये 90 था और यहाँ 89 था, और इसको आपने एक्सपैंड किया तो 89 डिग्रीज और ये 90 डिग्रीज आया, और आपका एंगल यहाँ आ रहा है, तो इसको आप क्या लिखोगे? 89 के 90 क्या लिखोगे? अब इसके लिए आपको क्या, 89.5 एग्जैक्ट नहीं है ना अपने पास, इसमें क्या होगा फिर, आप अच्छी स्केल लाओ जिसमें इसमें भी डिमार्केशन है, तो इसमें डिमार्केशन मान लो 60 है और ये जो है 20 डिमार्केशन पे था, तो इस एंगल को आप लिखोगे 89 डिग्रीज 20 मिनट्स। ठीक है, तो पॉइंट इसकी डिग्रीज की छोटी स्केल करें तो उसको मिनट्स करते हो, मिनट्स के भी छोटे स्केल पे जाओगे तो सेकंड आएगा। 1 डिग्री में 60 मिनट्स आते हैं, यानी 60 डिविजन आएंगे,
और हर मिनट के भी छोटे डिवीजन करते जाओगे तो उसमें 60 सेकेंड्स आएंगे। क्लियर सबको? बिल्कुल ठीक है। तो वैसे ये केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं है, ये या तो मैथ्स में पढ़ते हैं या फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिजिक्स में शायद कहीं एंगल्स वगैरह पढ़ोगे तो आएगा, बट इट्स ओके। तो अब आपका काम क्या है, एक चीज तो मुझे अगली क्लास में याद दिलाना है आपको कि हाइब्रिडाइजेशन बताने से पहले मैं आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ एसएस और एसपी ऑर्बिटल की कैसे कंपेयर करनी है वो बता दूंगा। फिर हाइब्रिडाइजेशन पे अपन आएंगे, तो थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन रीड करके आना है। एनसीईआरटी में 2 बढ़िया टेबल बना के दे रखी है आपको हाइब्रिडाइजेशन की, है ना? तो वो उनको थोड़ा सा देखो। बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ अभी नहीं, बॉन्ड लेंथ एक्चुअली बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ को समझने के लिए हाइब्रिडाइजेशन की अपने को जरूरत पड़ेगी। तो बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ अपन बाद में समझेंगे। उन्होंने क्या किया है एनसीईआरटी में, सिर्फ आपको डेफिनेशंस बताई हैं, उनको कंपेयर करना नहीं सिखाया है। तो अपन डेफिनेशन भी तभी देखेंगे जहां अपन कंपेयर करना सीखेंगे कि भी बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करना है। तो वो बातें अपन वहीं करेंगे, ठीक है? बीएसीपीआर थ्योरी और वीबीटी हाइब्रिडेशन थोड़ा सा रीड करो, उनकी एक टेबल दी हुई है उसको देखो। टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ऐसे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, उनके बॉन्ड एंगल्स दिए हुए हैं, शेप्स दिए हुए हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, प्लेनर, ट्रायगोनल, प्लेनर, लीनियर, हाइब्रिडाइजेशन एसपी sp2 ऐसे कुछ लिखा होगा, है ना? तो ये कर लो। आज के लिए थ्योरी अपन यहीं रोक लेते हैं, है ना? आज अपन ने काफी टाइम विजुअलाइजेशन को दिया है, इसको रिवाइज कर लेना। हम हर बार इतना टाइम विजुअलाइजेशन को बार बार नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा लिमिटेड होता है। तो हमने काफी टाइम विजुअलाइजेशन को दिया है, इसको अच्छे से रिवाइज करके रखना है, इमेजिनेशन में फ्रेश रखना है इसको, ठीक है? ओके।